हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी बच्चों का यूपीएससी वाला यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3, सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो पार्ट 3 है, इसकी हम शुरुआत करेंगे। 6 और 7 में दोस्तों हमने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझा जिससे अब अगर आपको संविधान पढ़ना हो, उसमें जो बेसिक टर्म्स हो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आप उसको इजीली इंटरलिंक कर पाएंगे। उस बेसिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस आपसे बनेंगे प्रीलिम्स के, मेंस में कैसे करना है वो भी आप कर पाओगे। तो काफी सारे, चूंकि बच्चों हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं, स्टैंडर्ड की हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। बेसिक जब एक बार अपना स्ट्रॉन्ग कर लोगे, स्टैंडर्ड को अपने आप समझ जाओगे। सो देखो, अब हम पॉलिटी एनसीईआरटी 8 की बात करने वाले हैं। तो 6-7 में आपके थोड़े से बच्चों वाले कॉन्सेप्ट थे, इन सेंस बच्चों वाले तो नहीं थे क्योंकि हमने काफी सारी चीजों को उससे इंटरलिंक करके पढ़ा है। करंट अफेयर को हमने उससे पढ़ा है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हमने उसमें मैच किया है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कहाँ कौन से आर्टिकल थे उसको हमने मैच किया हुआ है। तो जो स्टैंडर्ड है वो ऑलरेडी बढ़ गया, लेकिन हम एकदम बेसिक से जुड़े रहे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो आप सभी को बेसिक कितना समझ में आया, उन 2 क्लास के बाद हमने एक रिविजन क्लास भी कर ली। बच्चों आपको अपनी कंसिस्टेंसी जो है वह बनाए रखना है ताकि जो हमारी जब हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो तो आपका भी साथ साथ कवर हो जाए। एक तरीका ये हो सकता है आपका कि जिन बच्चों को लगता है कि भाई बहुत बेसिक है ना, बेसिक है, बहुत बेसिक से मैम पढ़ा रही हैं, तो सबसे पहले हम उस बच्चे को भी ध्यान रखते हैं जिसने अभी जस्ट शुरुआत की है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो इसी में है ना, हाउ टू स्टार्ट। तो जिसने शुरुआत की है बच्चों, इस हिसाब से आपको बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है एकदम, और एडवांस तक जाने के लिए क्या इंटरलिंकिंग है उसका, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स हो, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। आपका प्रैक्टिस हो सके रिवीजन के लिए, लास्ट हमने रिवीजन क्लास की। तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपने जो लास्ट अभी तक 11 क्लासेस 12 क्लासेस में पढ़ा विथ रिवीजन क्लासेस, कितना आप चीजों को समझ पाए हैं। और अगर इसमें लगता है कि कोई सजेशन है, हिंदी वाला जो सजेशन है वो छोड़ के बच्चों, क्योंकि ये इंग्लिश का चैनल है, सो प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मैं आपको हिंदी में सारी चीजें बता रही हूं, है ना। मैं लिख रही हूं अगर इंग्लिश में कि भाई पॉलिटी है, आपकी राज व्यवस्था है या फिर जो भी है बच्चों, तो आपको इतने में समझ जाना है, वो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आप ये सोचे कि एनसीईआरटी को मैं यहाँ पर एनसीईआरटी लिख दूं, तो ये तो एक सही तरीका नहीं है। तो कमेंट भी बच्चों जेन्युइन हो, है ना, जेन्युइन हो, ये नहीं कि हमें अपनी बात रखने का अधिकार है तो हम कुछ भी रखेंगे। सो हम यहां पर आज से शुरू करने वाले हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक आपने जो पढ़ा और जो समझा, ठीक है, कि आखिर जैसे हमने डाइवर्सिटी को पढ़ा, डिस्क्रिमिनेशन को पढ़ा, है ना, हमने जेंडर को देखा, हमने थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा प्रियम्बल की भी जानकारी बच्चों हमें हो गई। तो हमने यहाँ पर काफी सारे स्टेट कैसे वर्क करता है उस बात को हमने समझा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, चलो। सो देखो, आपका हम इस वाले एनसीईआरटी को कर रहे हैं, 6-7 आपका हो चुका है। ठीक है, और अब आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से बढ़ चुके हैं, और इसका सीधा सा एक प्रूफ मैं आपको क्लास के लास्ट में दूंगी कि कैसे आपके कॉन्सेप्ट बढ़ गए। कि एक क्लास में हमने चूंकि शुरुआत कर रहे हैं तो आपको केवल ये समझाना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों है, क्या आवश्यकता है, क्या इसका इंप्लीमेंटेशन होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, और क्या ऐसे जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं। अब मैं डेमोक्रेटिक बोल रही तो समझ में आ रहा है ना कि डेमोक्रेटिक मतलब क्या, डेमोक्रेटिक मतलब कौन कौन से 4 एलिमेंट्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स मतलब क्या, वही सारी चीजें। तो आपको अगर ये सारी चीजें रिकॉल हो रही है तो ठीक है, वरना जाके एक बार फिर से बेसिक पढ़ो। जब तक अपना बेसिक स्ट्रांग नहीं करोगे, चीजें जल्दी रिकॉल तो नहीं होने वाली। चाहते हो होशियार हो, फास्टर हो, बहुत ज्यादा फास्ट अगर स्टडी कर पाओ, उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत मजबूत होने चाहिए। और अगर नहीं हो पा रहे हैं, फिर से रिवीजन करो, फिर से रिवीजन करो, फिर से रिवीजन करो। एकमात्र उपाय ही यही है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, मेरे पास तो नहीं है एटलीस्ट। तो देखो बच्चों, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपका लोकतांत्रिक राजनीति, डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल पार्ट 1 है एंड 2 है, फिर आपके ये 2 एनसीईआरटीज एंड। अब देखो, हमने शुरू किया है आज से सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3। ठीक है, क्लास 8 का एनसीईआरटी, और इस पे देखो बच्चों, आपके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो है वह 10 है। 10 चैप्टर है आपके। शुरुआत आपकी होगी भारतीय संविधान से और धर्मनिरपेक्षता से। हम इस चैप्टर के लिए 2 क्लासेस ही डेडिकेटेड करेंगे क्योंकि एक क्लास में ये पॉसिबल नहीं है, वरना फिर मैं आपको 2-2.5 घंटे पढ़ाऊं, उतना आप में पेशेंस है नहीं। तो यहां पर क्या करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म की जब हम बात करेंगे, सब बच्चों में नहीं है ना, बुरा मत मान जाना इस बात को लेके कि नहीं मैम ने हमारी
इंटेलेक्चुअल है, हमारी विद्वता पर प्रश्न उठा दिया। तो यहाँ पर क्या है बच्चों की भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता, चूंकि ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है, हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय संविधान आखिर है क्या और एक संविधान की जरूरत होती क्यों है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ा है, आप पॉलिटी का जो आर्टिकल आपका 1 है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है, आप वहां से तो शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर आपसे पूछे कि संविधान क्या है और क्यों है तो फिर आप उसमें रह जाओगे। तो बेसिक बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले समझने वाले हैं आज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसकी हम बात करने वाले हैं। कल हम सेक्युलरिज्म को समझेंगे और प्रीलिम्स और मेंस के जो क्वेश्चन है ज्यादा कल देखेंगे। आज चूंकि मैं शुरुआत कर रही हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आज क्वेश्चन जो है वह थोड़ा सा कम रखूंगी, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा कम। कल की क्लास थोड़ी सी बड़ी मिल जाएगी आपको। क्यों? क्योंकि आज की क्लास आपने देख ली, अब इंटरलिंक कर पाओगे सारी चीजों को, ठीक है। अब देखो इसमें और क्या क्या हमें पढ़ना होता है। ये जो चैप्टर है, सबसे पहले तो मैं क्लास के पहले आपको इंडेक्स दिखाती हूं ताकि आपको चीजें याद रहे। अगली नेक्स्ट वीक में ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक में आपका 8 खत्म हो जाएगा, 9 10 शुरू हो जाएगा आपका नेक्स्ट वीक से। तो यहाँ पर देखो बच्चों, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉ। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट कि आखिर हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है और हमें इसको समझना है, ठीक है। फिर हम बात करने वाले हैं जुडिशरी की। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला बुक आपके लिए। कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, जुडिशरी, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से कई बार इतने सारे PYQ जो है वह पूछे गए प्रीवियस ईयर, पिछले सालों में अगर आप देखोगे बच्चों, यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और मैं इनको सीधा सीधा बता दूंगी आपको, विद स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी। लेकिन वो कब, जब मैं लगभग 8 तक पढ़ा चुकी होंगी, उसके बाद 1-2 सेशन जो है मैं यूपीएससी के आपके कर लूंगी PYQ आधारित, ठीक है। अब देखो बच्चों, जुडिशरी क्या है एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड, ठीक है, हाशियाकरण क्या है, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक फैसिलिटीज, लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो आपका जो सोशल जस्टिस है ना, उसके देखो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 एंड 4, ये भी खैर चारों इसी में आ गए। तो आपका जो यूनिट 4 और 5 है ये आपका सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो आप मेंस में पढ़ते हैं। संविधान, धर्मनिरपेक्षता, संसद क्यों चाहिए, कानूनों की समझ, ठीक है, न्यायपालिका, आपराधिक न्याय प्रणाली क्या है, सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाज एंड आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। सो देखो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और बच्चों ये रहा आपका चैप्टर। तो देखो इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आखिर संविधान का महत्व क्या है। जल्दी से फ्लो चार्ट बना लो, देखो लिखा जरूर करो, ठीक है, लिखा जरूर करो बच्चों। संविधान का महत्व क्या है, ठीक है, इसको हम समझेंगे सबसे फर्स्ट। सेकंड जो हम देखेंगे, की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम अपने संविधान की मुख्य विशेषताओं की बात करें, संविधान की मुख्य विशेषताओं, ऐसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, बट यहां पर मैं मुख्य विशेषताओं की बात कर रही हूं, संविधान की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। तो इसके की फीचर्स कौन कौन से होंगे। तो देखो एक की फीचर है कि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, हमारे मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ये विशेषता है। मतलब क्या कह रहे फीचर्स में बच्चों कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे संविधान में, ऐसे कौन से प्रोविजन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर संविधान की विशेषताओं में हम उनको पढ़ेंगे, की फीचर्स जो होंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जब हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, क्योंकि अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश में जब बात करते हैं कि लोगों के अधिकारों की रक्षा कैसे होगी, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार चाहिए। सेकंड देखो धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। जब हम ये कहते हैं इंडिया की जो संस्कृति है, कल्चर है, बहुत डिफरेंट है ना, बहुत डिफरेंट फेस्टिवल है। देखो विविधता को याद कर लो, जो हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन वाला चैप्टर, स्पेशली डाइवर्सिटी कि आखिर विविधता क्या है, कि अलग अलग धर्म। देखो सारा कुछ पुराना भूल के नहीं आ जाना इस क्लास में, पूरा फिर वही याद करना है, क्योंकि अगर आपने उन चीजों को आप भूल गए, आप आगे के कॉन्सेप्ट्स कैसे समझोगे। तो यहाँ पर बच्चों जब हम सेकुलरिज्म को देखेंगे तो आपकी डाइवर्सिटी में एक टर्म ये भी तो था कि डिफरेंट एक कम्युनिटी में रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं। भारत में 8 प्रमुख जो धर्म पूरे विश्व में है उसको मानने वाले अनुयायी रहते हैं, ठीक है। वो बात और है कि ठीक है भाई, जो हिंदू है वह लगभग आपके 78-80% है, देन मुस्लिम है, फिर बाकी जो है
और भी रिलीजन के लोग हैं, तो सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो आपने देखा होगा कि आर्टिकल आपका 25 से लेकर 28, 25 से लेकर 28 में धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म की बात जो है वह की गई है। राइट टू, आपको है ना रिलीजन, धर्म को मानने का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार। तो बच्चों यहाँ पर जो सेक्युलरिज्म है, आखिर ये वर्ड है क्या? हर एक टर्म का की पॉइंट जरूर जानो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हम पहले समझ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर संविधान शब्द लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि एक ऐसे, आपने सब सरल भाषा में समझ लो कि भाई एक रूल्स, आपने रूल्स बना लिए कि ये जो काम है वह ऐसे होगा, ठीक है। किसी सोसाइटी में अब कॉन्स्टिट्यूशन काम किसके आ रहा है? सोसाइटी के काम में आ रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रूल्स किसके लिए है? सोसाइटी के लिए हैं, ठीक है। तो ये समाज के लिए ऐसे रूल्स बन गए कि भाई बेसिक रूल्स की जो जरूरत होती है जिनकी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया कि फंडामेंटल राइट एंड सेक्युलरिज्म हो गया। अगली विशेषताएं देखो कि जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद, ठीक है। फेडरलिज्म का होता है संघवाद। संघवाद का जानते हैं कीवर्ड क्या है? एक कीवर्ड अगर आपसे पूछ ले कोई कि संघवाद है क्या, आप समझ तो रहे हो कि भाई भारत ने संघवाद को फॉलो किया, ये तो बताओ कि संघवाद का मतलब है क्या? संघवाद का मतलब होता है बच्चों एक से अधिक स्तरों की सरकारों का होना, ठीक है। 1+ जो लेवल गवर्नमेंट है आपकी, तो एक से अधिक स्तर की अगर सरकार का होना है उसे ही संघवाद कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे कि हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, तो एक से अधिक स्तर की सरकारें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए प्रोविजन करता है और ये इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, अगर हम सरकार के संसदीय रूप की बात करें, संसदीय व्यवस्था कहां से अपनाई हमने? अगर मैं ये कहूं कि ये व्यवस्था हमने अमेरिका से अपनाई है तो क्या आप मान लोगे इस चीज को? नहीं मानोगे। क्यों? पहले भी बता चुकी हूं आपको, है ना, आगे पढ़ेंगे हम इसे। तो बच्चों संसदीय व्यवस्था कहां से अपनाई है और क्या एज इट इज अपनाई है या हमने अपने अकॉर्डिंगली इसमें कुछ चेंजेस किए हैं? इसके आगे हम देखेंगे कि एक और जो मुख्य विशेषता है वो है सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है शक्ति, ठीक है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। और बच्चों ये जो सिद्धांत है ना शक्ति पृथक्करण, ये कहता है कि आपके जो मुख्य अंग है, जो सरकार के मुख्य अंग है, जैसे द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, स्पेशली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में शक्तियों को बताया गया है कि भाई विधायिका आप जो है लॉ मेकिंग करो, ठीक है। एग्जीक्यूटिव यानी आपकी जो कार्यपालिका है आप क्या करो, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाओ और करो। और तीसरा क्या है? न्यायपालिका है कि अगर किसी तरह से जो क्राइम एंड बाकी सारी चीजें हो रही, लॉ मेकिंग जो लॉ बने थे उसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो उसके लिए जो जुडिशरी है वह क्या करेगी? पनिश करने का कार्य करेगी, उसको इंप्लीमेंट कराने का जो कार्य है, ठीक है। तो यहां पर क्या है बच्चों कि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो ये जो चैप्टर है पूरा चैप्टर आपका इन कीवर्ड में समेट गया। अगर आप इस कीवर्ड से चीजों को जोड़ पाते हो, संविधान का महत्व क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों है आखिर हमें एक समाज में, फिर उसके बाद हमने इसकी कुछ विशेषताओं की बात कर ली, ठीक है, कि आखिर इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, इस बोर्ड पर लिखा हुआ बच्चों एक भी कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिससे यूपीएससी ने क्वेश्चन ना पूछा हो। सिग्निफिकेंस से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, की फीचर से क्वेश्चन में देखो, संघवाद से क्वेश्चन आ चुका है, संसदीय व्यवस्था से बताने की जरूरत है, कई दफा क्वेश्चन आया, ठीक है, शक्ति पृथक्करण से क्वेश्चन, सेपरेटली हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आ चुका है, फंडामेंटल राइट से कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन आ चुके हैं, धर्मनिरपेक्षता से भी क्वेश्चन। तो ऐसा कोई इसमें टर्म नहीं लिखा हुआ है जहां से क्वेश्चन ना आया हो या ना आते हो। हम जो भी पढ़ रहे हैं एकदम सटीक पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप पीवाईक्यूज जो है बच्चों देख सकते हैं। तो ये आप, मैं जब साइड हो रही हूँ स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर हम आगे चलते हैं। और ध्यान रखना जरूर आप अपने जो नोटबुक है उसमें चीजों को नोट कर लिया करो, ठीक है, नोट कर लिया करो। चलो आगे चलते हैं और सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि आखिर एक देश में संविधान की जो जरूरत है वह होती क्यों है, ठीक है। व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा ये बताओ, आप सभी ने फुटबॉल देखा होगा, बच्चे खेलते भी होंगे, स्पेशली लड़के खेलते होंगे। क्यों खेलते होंगे लड़के? क्योंकि मेरा ऐसा पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह क्यों? क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था
कि लड़के जो है वह फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, लड़कियां नहीं खेल रही है। क्यों? क्योंकि अब मैंने उस बात को मान लिया, धारणा पक्की हो गई, स्टीरियोटाइप हो गई। मैंने कहा लड़के, इसलिए लड़के ज्यादा इस चीज को कर पाएंगे। अच्छा ये बताओ कि जब हम एक फुटबॉल की बात करेंगे बच्चों, तो आपका एक जो प्लेग्राउंड है, ठीक है, फुटबॉल की जो टीम है, गेम है, इसको खेलने के लिए क्या आपको कुछ नियम चाहिए? क्या आपको कुछ रूल्स चाहिए? चलो एक नियम हमने बना लिया कि जो गोलकीपर है, गोलकीपर जो है वह हाथों से टच कर सकता है बॉल को, ठीक है। नाम ही है जब फुटबॉल, ठीक है, जब नाम ही है फुटबॉल कि भाई आप पैर से ही खेलोगे, तो उसके बाद आप कैसे हाथ से छू सकते हो? लेकिन गोलकीपर छू सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा रूल बुक में लिखा हुआ है कि जो फुटबॉल खेला जाएगा उसमें ऐसा नियम है कि वो बचाव कर सकता है। लेकिन अगर बाकी इसको ऐसा करेंगे, अगर इसको जो अदर मेंबर्स है, बाकी जो खिलाड़ी हैं, अगर वो इसको हाथ से छूते हैं तो ये फाउल हो जाएंगे, ये आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक हमने नियम बना दिया कि ये क्या हो गए बच्चों, आउट हो गए। तो अगर आपको फुटबॉल जैसे एक गेम के लिए, या फिर फुटबॉल के अलावा आप क्रिकेट जैसे, हम कहे तो क्रिकेट का नाम नहीं लिया वरना वैसे ही बच्चे खुश हो जाते, कॉन्स्टिट्यूशन की बजाय उनका पूरा वर्ल्ड कप पे ध्यान चला जाता। तो यहां पर क्या है कि जब फुटबॉल जैसे क्या कोई भी गेम अगर हम बनाते हैं, हमें उसके लिए, उसको चलाने के लिए, उसको खिलाने के लिए लोग आपस में वही ना लड़ जाएं, उसके लिए हमें नियम चाहिए, रूल्स चाहिए। अगर हमें इसके लिए रूल्स चाहिए बच्चों, जहां पर 10, 11 लोग, 12 लोग हैं, और उसके बाद अगर हमें एक सोसाइटी की हम बात करेंगे, एक समाज की बात करेंगे जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हैं, और भारत जैसे देश में जहां 140 करोड़ 141 करोड़ के आसपास हो गए हैं, ठीक है, एक रफ आइडिया मैं बता रही हूं, वरना भी गिनती लग जाओ कि मैम आप तो इतना करोड़, इतने हजार हो गए। तो अगर हमारे यहाँ 140 करोड़ लोग हैं, ठीक है, तो क्या हमें इनके लिए रूल्स की आवश्यकता नहीं है? और अगर डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हैं, तो क्या हमें अब रूल्स की आवश्यकता नहीं है कि ये आपस में ही ना अपने नियम बनाने लगे कि नहीं, जैसे कि पहले ट्राइब करती थी कि हमारे यहाँ इस तरह की शादियां होगी, हमारे यहाँ इस तरह से ही जो शिक्षा है वह होगी, या फिर शिक्षा नहीं होगी, हमारे लड़के जो है वे ये काम करेंगे, लड़कियां जो है वे ये काम करेंगी। याद करो जो हमने पहले पढ़ा था कि भाई हमने एक द्वीप की बात की थी, और हमने सोमाओ द्वीप में ये जाना था कि भाई लड़कियों को बास्केट बुनने का घर पे बैठ के काम दिया जा रहा है, लड़कों को फिशिंग कल्चर जो है वह सिखाया जा रहा है। तो क्या अब ऐसे जो पहले नियम बन रहे थे, हर एक जो कम्युनिटी है वह अपने लिए अलग अलग नियम बनाकर उस पर तो नहीं चल सकती ना। और अगर ऐसे चलेगी तो फिर वही होगा, विभाजन होगा बहुत ज्यादा कि नहीं, अगर नहीं बन रही तो फिर सेपरेट हो जाएंगे सब। तो अगर हम चाहते हैं कि डिफरेंट कम्युनिटीज के लोगों के बीच में एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन जो है वह बना रहे, इसके लिए आपको कुछ रूल्स की आवश्यकता होती है। केवल रूल्स की आवश्यकता नहीं होती बच्चों, उस पर इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, और सामने वाले को इस चीज के लिए, इस बात के लिए उसके मन में विश्वास हो कि अगर इस रूल्स का पालन मैं भी करूंगा और सामने वाला भी करेगा, बाकी कम्युनिटीज भी करेंगे, और अगर उन्होंने इसका पालन नहीं किया तो उन्हें पनिश भी किया जाएगा। तो एक विश्वास भी तो होना चाहिए कि भाई हमने फेक रूल्स भी बना दिए कि इस पे इंप्लीमेंटेशन भी होगा। तो एक ये है कि रूल्स भी बनाए जाए, उस पर इंप्लीमेंटेशन भी हो, उसके लिए ऐसी व्यवस्था भी हो। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है कि समाज में एक न्यूनतम भागीदारी जो है वह बनी रहे। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, अब फिर से सुनो, कि अगर हमने यहां पर फुटबॉल की बात की कि इसके लिए हमने एक बेसिक, एक कॉन्स्टिट्यूटिव जो रूल्स है वह बना लिए कि केवल गोलकीपर ही बॉल को हाथ से टच कर सकता है, फुटबॉल को बाकी मेंबर्स नहीं कर सकते वरना वो फॉल हो जाएंगे। ठीक उसी तरह हमने क्या किया कि सोसाइटी में बच्चों, सोसाइटी में क्या किया, हमने कुछ बेसिक जो रूल्स है वह बना लिए, ठीक है, बेसिक रूल्स बना लिए कि सभी के बीच में एक मिनिमम जो कोऑर्डिनेशन है वह बना रहे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या हो गया कि ये पहली जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, ये हमारी पहली सबसे फर्स्ट वाला फीचर हो गया कि ये फंडामेंटल नेचर को बताता है सोसाइटी के। ठीक है, चलो कुछ और बातों को समझते हैं। समझ में आया ये फर्स्ट? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से समझा देती हूं। अब आगे सुनो, नेक्स्ट है कि जो हमारा संविधान है बच्चों, एक सोसाइटी में कुछ ऐसे रूल्स को सूत्रबद्ध करता है। ठीक है, कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे नियमों को लिखता है जिसके आधार पर हम अपनी सोसाइटी को चला रहे हैं। तो एक ऐसे नियमों का ये क्या होगा, समूह होगा। ठीक है,
तो ये दस्तावेज क्या है कि इसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा अनुसार चला रहे हैं। तो यहां पर संविधान का मूल स्वरूप क्या होगा, इसके क्या उद्देश्य होंगे, इसके क्या उद्देश्य होने चाहिए। कुछ उद्देश्यों की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट जब हम देखते हैं कि एक देश में अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे हैं। केवल कीवर्ड लिख रही हूं, भाषा खुद लिखिएगा और लिखने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी से पढ़ लो, यहां से समझ लो, ठीक है। डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं। और ये भी हो सकता है कि ये जो लोग हैं बहुत सारी कम्युनिटी के ABCDX, तो इनके बीच में क्या हो सकता है बच्चों कि हो सकता है कि कुछ विश्वास ऐसे हो जो कि समान हो, ठीक है, कुछ विश्वास इनके समान हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती जिस पर ये सब मिलकर आपस में एग्रीड हो, सहमत हो, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिस पर ये एग्री आपस में ना हो। तो आप जब आपस में एग्री नहीं होंगे ना, प्रॉब्लम इस चीज से है, प्रॉब्लम इस चीज से है कि ये जो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, ये किसी बातों पर इनके बीच में असहमति जो है वह हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें ऐसे बेसिक रूल्स जो है वह चाहिए जिसके आधार पर सभी लोग जो है उनके बीच में एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन हो जाए, और यही काम संविधान करता है। तो संविधान का पहला उद्देश्य आपको समझ में आ गया, ये क्या था बच्चों, ये फर्स्ट उद्देश्य था, ठीक है। पहला उद्देश्य था कि एक देश में अगर अलग अलग समुदाय के लोग हैं उनके बीच में मिनिमम कोऑर्डिनेशन एक जो है उसको बनाए रखने के लिए संविधान चाहिए, ये इसका पहला उद्देश्य हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया कि एक देश के लोगों ने, दूसरा हम इसमें देख लेते हैं कि उद्देश्य में क्या हो गया कि सबने मिलकर आपस में एक व्यवस्था जो है, एक सिस्टम जो है, एक व्यवस्था, एक जो सिस्टम है वह डेवलप कर लिया कि हम अपने देश को चलाने के लिए इस व्यवस्था का जो स्वरूप है, इस व्यवस्था को अपनाएंगे। जैसे हमने कहा कि हम राजतंत्र अपनाएंगे, हम लोकतंत्र अपनाएंगे, हम संसदीय शासन व्यवस्था अपनाएंगे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने के लिए एक पद्धति को भी को अपना सकते हैं कि सरकार जो है वह कैसी होगी, किन आदर्शों पर काम करेगी। एक सिस्टम को अपनाया जिसमें हमने ये देखा कि भाई जो गवर्नमेंट है इसका स्वरूप क्या होगा, गवर्नमेंट का स्वरूप क्या होगा, ठीक है, और गवर्नमेंट किन आधारों पर बनेगी, इसके लिए रूल बुक क्या होगी, इसके लिए एक समझ विकसित हो गई। तो ये पहली बात हो गई, ये समझ में आ गया कि क्यों आखिर एक कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल जो हमारा नेचर है उसको बताता है, ठीक है। आया समझ में, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब देखो यहां पर हम नेपाल की बात करते हैं। मैं यहां पर आपको एक एग्जाम्पल बताती हूं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों नेपाल की बात करते हैं। नेपाल में क्या था कि 1990 के आसपास तक, 1990 तक बच्चों यहां पर क्या था, राजतंत्र था, ठीक है, पहले राजतंत्र था और 1990 में यहां पर लोकतंत्र आया। लोकतंत्र जो आया वो उतना अच्छा उसका स्वरूप नहीं था, समटाइम्स कुछ चीजें आ तो जाती लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती। ठीक वैसे ही था कि यहाँ पर लोकतंत्र आ तो गया बट उतना अच्छा नहीं था लोकतंत्र, ठीक है, लोगों का जो शासन है, लोकतंत्र है, वो उतना अच्छा नहीं था। तो अब क्या हुआ, अब आगे और भी रिफॉर्म की जरूरत पड़ गई इनको। तो बच्चों 1990 से लेकर ये जो व्यवस्था है ना, ये 2002 तक चली। लेकिन जानते हैं क्या हुआ, चूंकि यहाँ पर पहले राजतंत्र था तो यहाँ पर एक राजा हुआ करता था, नाम था उसका ज्ञानेंद्र, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो राजा था उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई जो माओवादी हैं इनकी प्रॉब्लम है और इसकी वजह से फिर से राजतंत्र को ही पावर में आना पड़ेगा, वरना पूरा जो देश है वो फिर से बिखर जाएगा, उसको प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो यहां पर जो ज्ञानेंद्र राजा था उसने ऐसी चाल चली, ठीक है, और फिर से सारी जो सत्ता है इसने अपने हाथ में ले ली। अपने हाथ में तो ले ली लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रख पाया। तो ये लगभग 2002 से 2006 के आसपास तक रख पाया। लेकिन बच्चों 2006 में फिर से जो प्रोटेस्ट है वह शुरू हो जाते हैं और अप्रैल 2006 में, ठीक है, अप्रैल 2006 में क्या हुआ कि फिर से आखिर राजा को जो संसद उसने यहां पर भंग कर दी थी 2002 में माओवादियों का बहाना लेकर, इस पार्लियामेंट को फिर से क्या किया, रीस्टोर कर दिया, बहाल कर दिया कि ठीक है अब संसद काम करेगी और यहां से फिर से डेमोक्रेसी आ गई। तो ऐसे ही क्या हुआ बच्चों कि जैसे कि आप, अच्छा एक बात और याद रखो कि 2015 में यहां का जो संविधान है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फिर से अपनाया गया।
और जब यहाँ पर 2015 में नया संविधान अपनाया गया ना, तब इस महत्व का उजागर होता है कि भारत में जो जब से संविधान बना है हम उसमें संशोधन जरूर करते हैं, पर हमें नए संविधान की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान सफल है। हमारा संविधान क्या है? सफल है। ठीक है, तो सफल क्यों है? एक मुद्दा उठता है कि जब विभिन्न देशों के बीच में उनके संविधान, उनके नियम बार बार बदलते रहते हैं, सिर्फ भारत के नियम नहीं बदल रहे। क्लियर? तो यहां पर क्या था बच्चों कि पहले तो देखो राजतंत्र था, तो अगर हम ये कह दें कि हम जो फुटबॉल वाली बात कर रहे थे कि अगर आपने फुटबॉल के गेम में रूल चेंज किए, अगर आप रूल बदलोगे तो पूरा गेम नहीं बदल जाएगा। और अगर ऐसे ही अगर आपने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लाया, आप डेमोक्रेसी ला रहे हो, पहले राजतंत्र था, तो आपको रूल चेंज करने पड़ेंगे? नहीं करने पड़ेंगे? डेफिनेटली करने पड़ेंगे, है ना। तो यहां पर क्या है बच्चों कि नेपाल के एग्जाम्पल से आप समझ लेना कि एक देश में ऐसे मूलभूत अधिकार जो सभी समाज को मंजूर हो, है ना। तो एक ऐसा दस्तावेज होना जिसके आधार पर नागरिक अपने देश, अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने सपनों को रच सके। तो संविधान हमारे समाज का मूल स्वरूप क्या होगा इस बात को तय करता है, और इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। तो एक उद्देश्य आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक उद्देश्य आपको समझ में आ गया ये सारी बातें। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जब साइड हो रही हूं। एक चीज तो तय हो गई कि चलो हमने कुछ बेसिक रूल बना लिए। अगली चीज, अगला जो मुद्दा है कि आखिर हमें, अब देखो सेकंड समझो, पहली बात हमारी प्रूफ हो गई कि ये जो है संविधान समाज के मूल स्वरूप को बता रहा था। अब देखो सेकंड इसकी विशेषता, टू डिफाइन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। ठीक है, किसी भी कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसको तय करना, ये क्या होगा? ये संविधान का ये विकार है, इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। आओ थोड़ा सा इसका भी पोस्टमार्टम किया जाए और इसको समझा जाए। टू डिफाइन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री, दिख रहा है इसमें? हाँ दिख रहा है। चलो, तो जो राजनीतिक व्यवस्था है इसको तय करेगा, ये इसकी दूसरी आवश्यकता है। राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। देखो इंग्लिश में लिखा है, हिंदी वाले बच्चों की कंप्लेंट्स बहुत आ रही है कि मैम हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो। तो बेसिकली बच्चों इंग्लिश चैनल है, ठीक है, दोनों भाषाओं का हम यूज करेंगे समटाइम्स, लेकिन हाँ इंग्लिश जो है वह लिखने में ज्यादा होगी, बोलने में हिंदी ज्यादा होगी। तो देखो सेकंड क्या हुआ बच्चों कि जिन देशों में मान लो अभी तक हमने ये देखा कि भाई मूलभूत हमने कुछ बातें जो है वह तय कर ली, ये हमारा संविधान था। लेकिन सेकंड ये है कि संविधान का दूसरा जो उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। जैसे कि नेपाल का जो पुराना संविधान है उसकी शासन व्यवस्था पहले राजा और मंत्री परिषद के हाथ में थी, लेकिन जो उनका नया संविधान बना उसमें कहा कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। ठीक है, तो अगर राजनीतिक व्यवस्था की जब हमने बात की, ठीक है, राज्य व्यवस्था जो भी हमारी थी बच्चों, तो इसमें एक संविधान की अहम भूमिका हो गई। ठीक है, जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल हम देखे इसमें फर्स्ट है कि जैसे कि नेपाल की जो व्यवस्था थी, तो ये क्या था कि पहले यहाँ पर राजतंत्र था, मोनार्की थी। राजतंत्र से जो व्यवस्था बदली लोकतंत्र में बदली, और एक लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में और ज्यादा जो अहम रोल है डेमोक्रेसी में वह संविधान का हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर लोकतंत्र में आपने संविधान का पालन नहीं किया तो निश्चित रूप से आपका संविधान बहुत लंबा नहीं जा पाएगा, आपका जो वो लोकतंत्र है वो बहुत लंबा नहीं जा पाएगा, डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं कर पाएगी, है ना। तो यहां पर क्या है कि हमने जब इस व्यवस्था को चेंज किया, डेमोक्रेटिक फॉर्म, डेमोक्रेसी में जब डेमोक्रेटिक फॉर्म को अपनाया गया, डेमोक्रेसी में जब डेमोक्रेटिक फॉर्म को अपनाया गया, ठीक है, तो बच्चों डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का रोल काफी अहम होता है। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्यों होता है उसको भी समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अ क्रूशियल रोल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें फर्स्ट देखें, ठीक है, ये आपने समझ लिया कि डेमोक्रेटिक कंट्री में अहम भूमिका होगी। देखो दूसरी बात इसमें ये समझो, सबसे फर्स्ट है
कि मान लो कि आपने एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आपने जो अपने लीडर चुने, ठीक है, आपने जिन नेताओं को चुना, क्या गारंटी है कि ये बिल्कुल सही तरीके से काम करेंगे, इनका जो तरीका है वह डेमोक्रेटिक होगा? हो सकता है कि बाद में तानाशाह हो जाए, पॉसिबल है ना, क्योंकि वैसे भी ये कहा जाता है कि भाई शक्ति और जो सत्ता है आदमी का दिमाग खराब कर देती है, कि अगर उसके पास पावर आ गया, वह चीजों को मिटाना चाह रहा है या फिर वो अपने पक्ष में चीजों को करना चाह रहा है, ठीक है, उसका मतलब नहीं है कि उससे कल्याण हो रहा है, नहीं हो रहा है, अपना कल्याण पहले देख रहा है। तो यहां पर जो लीडर है वो क्या कर रहा है कि मान लो अपनी अथॉरिटी का ये मिसयूज कर रहा है, इसको जो लीडर को जो आपने अधिकार दिए हैं खुद पर शासन करने के, जो अथॉरिटी है, ठीक है, ये इस अथॉरिटी का क्या कर रहा है बच्चों? मिसयूज कर रहा है, मिसयूज कर रहा है। तो ऐसे में अगर ये इनजस्टिस करे, फॉर एग्जाम्पल ऐसी नीतियां बनाए, रोक दे कि भाई केवल एक कम्युनिटी के लोग ही अपने धर्म का पालन करेंगे, दूसरी कम्युनिटी को ये अधिकार नहीं है, या फिर कपड़े जो है वे किस तरीके के पहने जाएंगे, क्या ड्रेस कोड होगा, कौन से फंक्शन सेलिब्रेट किए जाएंगे, कौन से फंक्शन सेलिब्रेट नहीं किए जाएंगे, ये सारी अगर बातें जो है वह गवर्नमेंट तय करने लगे तो मिसयूज हो जाएगा अथॉरिटी का, कि नहीं होगा? डेफिनेटली हो जाएगा, इनजस्टिस होगा, मिसयूज होगा। इसको रोकने के लिए संविधान चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक क्रूशियल रोल जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन प्ले करता है, नहीं करता है? डेफिनेटली करता है ना। तो यहां पर क्या होगा बच्चों कि जब हम मिसयूज की बात करेंगे, इनजस्टिस की बात करेंगे, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बच्चों? एक सेफ गार्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेफ गार्ड है, सेफ गार्ड, सुरक्षा कवच है हमारा। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक सुरक्षा कवच ऐसे में बन जाएगा, क्यों? क्योंकि संविधान ने ऐसे कुछ नियम बना दिए गए हैं संविधान ने, जिससे सत्ता का दुरुपयोग रोका जा सके। ये जो मिसयूज हो रहा था ना, जो दुरुपयोग हो रहा था, इसको रोका जा सके, इसको रोका जा सके, ऐसे कुछ नियम बना दिए। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, है ना। तो फंडामेंटल राइट क्या करते हैं बच्चों? एक डू नॉट क्रॉस की लाइन खींच देते हैं। ये डू नॉट क्रॉस की लाइन किसके लिए है? गवर्नमेंट के लिए है, कि गवर्नमेंट जो है, ये जो लोगों के, सिटीजन के जो अधिकार हैं, जो नागरिकों के अधिकार हैं, राइट्स है नागरिकों के, कोई भी नीति ऐसी नहीं बना सकती है जो इस लाइन को क्रॉस करते हुए एक लक्ष्मण रेखा खींच दे कि भाई इसे पार मत करना, ठीक है। तो ये डू नॉट क्रॉस की जो लाइन है, ये हमारे लिए एक सेफ गार्ड है कि यहां पर ऐसे नियम जो है वह नहीं बना सकता कोई भी अथॉरिटी, कोई भी लीडर जो कि क्या करता हो? इनजस्टिस कर दे आपके साथ, आपकी एजुकेशन को रोक दे। इस कम्युनिटी के लोगों को एजुकेशन का कोई राइट है, एक बिल आ गया, इस कम्युनिटी के लोगों की यहाँ की नागरिकता नहीं है, एक बिल आ गया, एक्ट बन गया। अगर सोचो, अगर एक डेमोक्रेसी में ऐसे लागू, ऐसे जो बिल है, ऐसे जो एक्ट है, अगर इनको आप इंप्लीमेंट करोगे तो डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय होगा फाइनली कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, है ना। तो बच्चों डू नॉट क्रॉस की ये जो लाइन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का सेफ गार्ड है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? द डिफाइन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल, क्या हो रहा है? पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री, है ना। तो यहाँ तक आप समझ गए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सेफ गार्ड है। अब तो इसके अलावा, अच्छा याद करो, एक और एग्जांपल हमने देखा था लास्ट जो हमारी क्लास थी, जिसमें कि हमने डिस्क्रिमिनेशन को समझा था, कास्ट बायस्ड होकर, कास्ट के आधार पर, जाति व्यवस्था के आधार पर, कि जैसे पहले वैदिक काल में आप सुनते थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, इन सबके ईच फंक्शन ऑफ सेट होते थे हर एक वर्ण के। किसी का काम शिक्षा देना है तो किसी का काम सर्विस प्रोवाइड करना है, किसी का काम टैक्स है, किसी का काम सुरक्षा रक्षा है। तो यहाँ पर एक दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में हमने पढ़ा था, जिनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी जूठन, है ना। तो उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे डिस्क्रिमिनेट उनके साथ कास्ट को लेकर किया जाता था। और यहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह हमारे लिए सेफ गार्ड क्या है? आर्टिकल 14 सभी के लिए समानता की बात करता है, लॉ बिफोर जस्टिस की बात करता है, ठीक है, और इक्वल सब्जेक्शन, इक्वल लॉ की बात करता है। तो समान संरक्षण की बात करेगा, समानता की बात करेगा तो आर्टिकल 14 है ना। और वही अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों कि हमारे लिए सेफ गार्ड हो गया। तो सेफ गार्ड में आपको ये एग्जाम्पल थोड़ा सा याद कर लेना ताकि आप कोरिलेट कर पाओ। आगे चलो, नेक्स्ट हम देखेंगे। एक तो तरीका ये हो गया कि भाई हमारे लिए सेफ गार्ड हो गया, समझ गए, हमारे लिए क्या हो गया? सेफ गार्ड हो गया। और डेमोक्रेटिक कंट्री में क्रूशियल रोल हो गया। अब तीसरी बात और समझो, ये दो बातें हो गई, ठीक है। तीसरी बात, लीडर है वो अधिकार, अथॉरिटी, है ना, समझ जाना यहां से।
अब जो बच्चों यहाँ पर तीसरा जो मेन पॉइंट है कि हो सकता है कि एक समुदाय में कुछ लोग ऐसे हो जो कि बहुसंख्यक में हो, लोगों की जो संख्या है, अगर मान लो वहां पर 100 लोग हैं, हो सकता है एक कम्युनिटी के 80 मेंबर हो, एक कम्युनिटी के 20 मेंबर हो। तो ये जो कम्युनिटी है ना, ये इस पे हावी ना हो जाए, या फिर ये ऐसे नियम ना बना ले कि केवल इसी के पक्ष में है कि जो अस्पतालें बन रही, जो स्कूल बन रहा है, जो बाकी सारी जो रोड बन रहा है उस पर केवल यही चलेगा, ये नहीं जा सकता। तो इस तरह की चीजें गलत है ना। तो यहाँ पर एक तो था कि भाई हम सरकार से खुद को बचा रहे थे, दूसरा था कि हम एक समुदाय से भी खुद को बचा रहे थे। तो तीसरा इसमें क्या है बच्चों, चलो खैर इसको हम नए पेज पर समझ लेते हैं, है ना, थोड़ा यहाँ वरना हौच पौच हो जाएगा। तो सेकंड जो इसका हम विशेषता है, डिफाइन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। डिफाइन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखो पॉलिटिकल सिस्टम पर हम आएंगे। डिफाइन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर एक बात तो हमने ये समझ ली सबसे फर्स्ट हमने देख लिया डेमोक्रेटिक कंट्री वाला कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कितना इंपॉर्टेंट जो रोल है वह कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है। दूसरी बात हमने यहाँ पर समझी कि अगर जो लीडर्स हैं वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास सेफ गार्ड है, सुरक्षा कवच है, और ये जो सेफ गार्ड है वह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब तीसरी बात जो हमें इसमें समझनी है कि अगर एक समाज में, ये तो यहाँ पर सरकार कर रही थी, ठीक है, जो लोग हमने चुने वो मिसयूज कर रहे थे। तीसरी बात हमें इसमें जो समझना है कि अगर एक समुदाय दूसरे समुदाय के लिए ऐसा कुछ करता है तब क्या होगा। तो एक सोसाइटी में डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हैं मान लो, ठीक है, जो कि होते भी हैं। तो यहाँ पर एक जो ग्रुप है वह डोमिनेंट ग्रुप हो गया, एक जो ग्रुप है वह डोमिनेंट ग्रुप हो गया, ठीक है, बहुसंख्यक हम कह लें यहाँ पर, बहुसंख्यक हो गया। एंड सेकंड वन इज जो कम ताकतवर है, ठीक है, सेकंड वन इज जिसके पास कम ताकत है, लेस पावरफुल ग्रुप पीपल या लोग, कम्युनिटी। तो यहां पर बच्चों ये जो डोमिनेंट ग्रुप है ना, ये कॉन्टिन्यूअसली, ये निरंतर ऐसी ही नीतियां बना रहा है जो केवल इसी को फायदेमंद है, इसको फायदेमंद नहीं है। तो इसने क्या किया, ऐसे फैसलों को लागू किया एकदम निरंतर तरीके से, कंसिस्टेंसी के साथ, जो आप सभी को बनाए रखनी है कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो इसने बच्चों कंटिन्यूअसली क्या किया, ऐसे डिसीजंस को लागू किया, इनफोर्स में लाया, जो कि सोसाइटी के लिए और जो कि लेस पावरफुल पीपल, या फिर हम अल्पसंख्यक इनको कह दे, मेजोरिटी माइनॉरिटी वर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो सोसाइटी के लिए, माइनॉरिटीज के लिए क्या हो, अगेंस्ट हो, तब क्या होगा, तो तब इस बहुसंख्यक जो वर्ग है, ठीक है, तब ये जो बहुसंख्यक ग्रुप है बच्चों, इसकी एक तरह से तानाशाही होगी, नहीं होगी। तो ये जो ग्रुप है वह क्या हो गया, एकदम ट्रेनी टाइप का हो गया, ठीक है। इसने निरंकुशता को अपना लिया, ट्रेनी जो वर्ड है, निरंकुशता, जिस पर कोई अंकुश ना हो, निरंकुशता जिस पर कोई अंकुश ना हो। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों कि ये जो ग्रुप है, इसकी जो बहुसंख्यकों की निरंकुशता है, इसका हो सकता है, और निरंकुशता मतलब एक अनफेयर डिसीजन लेना,
ठीक है, एक अनफेयर पावर का जो है वह यूज करना। तो यहाँ पर संविधान का एक और काम है, एक तो सेफगार्ड का काम हो गया, तो अब अगला काम क्या है संविधान का, कि इस तरह के जो डोमिनेंट ग्रुप है और जो लेस पावरफुल पीपल है या फिर जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक है, तो बहुसंख्यकों का जो दबदबा है वो अल्पसंख्यकों पर ना हो पाए, इनका जो दबदबा है ना, जो इंटरनी है वो अल्पसंख्यक पर ना हो पाए, इसके लिए काम करेगा। तो देखो बेसिकली हमारी सोसाइटी में कम्युनिटी को लेकर 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। कम्युनिटी में अगर आप देखेंगे तो एक तो इंटर कम्युनिटी और दूसरा है इंट्रा कम्युनिटी, ठीक है। एक तो क्या है इंटर कम्युनिटी एंड सेकंड इंट्रा कम्युनिटी। इंटर कम्युनिटी अंतर सामुदायिक और अंतः सामुदायिक, ठीक है। तो इंटर मतलब अंतर, अंतर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 2 कम्युनिटीज आपस में इनके बीच में विवाद हो गया, मान लो हिंदू मुस्लिम की बात कर ले, ठीक है। ये इंटर कम्युनिटी का हो गया कि इस कम्युनिटी में किस तरह के झगड़े हो सकते हैं। तो एक तो इंटर कम्युनिटी हो गया, सेकंड क्या है बच्चों कि ये जो दबदबा है वह कैसा है, इंट्रा कम्युनिटी भी है, कि मान लो एक ही अंतः कह सकते हैं, मतलब अंदर है ना, अंतः। जैसे मान लो कि केवल हिंदू अगर हम कम्युनिटी की बात कर ले तो इसमें दलित वर्ग जो है इस पर किसी तरह का कोई दबदबा बना लेना, ठीक है। जो सवर्ण हिंदू है वह निम्न वर्ग का जो हिंदू है, दलित है, इस पर अपना जो दबदबा है वह बना रहा है। तो इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए संविधान काम करेगा। आई बात समझ में? डिफाइन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखो यहां से क्या व्यवस्था बनती है आगे जाके, कि हमें अपनी कैसी एक राजनीतिक व्यवस्था चाहिए, उसको ये करेगा, डिफाइन करेगा। अब आगे चलो, अब तीसरा है बच्चों इसमें चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात का ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम है ना, पॉलिटिकल सिस्टम आपको समझा दिया, राजनीतिक व्यवस्था, पर यहाँ पर जो आपकी ये व्याख्या है ना ये इसकी है, ध्यान रखना इस चीज को। आप अपना जब नोटबुक बनाओ ना, राजनीतिक व्यवस्था को आगे समझा दूंगी। अभी क्या है, अभी हमने जो समझा कि एक ऐसा सेट बन जाए कि जो डिफरेंट रिलीजन और कम्युनिटी के लोग हैं ये पीसफुल एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर सके, रह सके, ठीक है। और उसके अलावा हमने एक ऐसी व्यवस्था की, पॉलिटिकल सिस्टम में हम आगे आएंगे कि कौन कौन सी हमने व्यवस्थाएं जो है वह अपनाई हुई है और किन देशों का उसमें योगदान है, उस पर हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर 2 जो स्टेटमेंट है वह लिखे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट आपसे कहता है कि सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की संभावना है। सेकंड कहता है कि संविधान वाले सभी देश आवश्यक रूप से लोकतांत्रिक होंगे। ठीक भाई, सी सेट वाला क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर क्या है, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल कंट्री दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नेसेसरी डेमोक्रेटिक। अच्छा ये बताओ कि अगर हम इंडिया की बात करें, हमने क्या अपनाया, डेमोक्रेसी को अपनाया। तो अगर हमने डेमोक्रेसी को अपनाया तो डेमोक्रेसी को बच्चों सस्टेन करे, इसके लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या समझ में आया, जो ए है वही बी है ना, ए सभी बी है तो बी सभी सी है तो ए सी होगा, बस वही हो गया इसमें भी। कि बच्चों अगर आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी सस्टेन करे तो ऐसे देशों में संविधान होना नेसेसरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है, मैंडेटरी, जो भी शब्द आप समझ लो। सेकंड देखो कि मान लो हम पाकिस्तान की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, इन देशों के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन क्या ये डेमोक्रेटिक है? क्या इनके जो शासन करने के तरीके हैं, खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री कहना, डेमोक्रेसी कहना बहुत अच्छी बात है, सो सब कह रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान चाइना जो तरीके अपनाता है कि मान लो 100 जो स्टूडेंट है, आप चाइना की एक न्यूज़ सुनेंगे कि वहाँ पर 100 जो स्टूडेंट है वह किसी एक बात को लेकर, मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर रोड जो रूलर होता है वो चलवा दिया जाता है। तो क्या उसकी जो नीतियाँ थी, हमारे अगर राइट टू हम स्पीच, फ्रीडम स्पीच की बात करते, एक्सप्रेशन की बात करते, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते, कल हमने बात की थी ना कि आर्टिकल 19(1) में दिया गया, 92 में उस पर रेस्ट्रिक्शंस कुछ इम्पोज कर दिए गए। तो यहाँ पर क्या बच्चों ये देश जो खुद को कॉन्स्टिट्यूशन जिनके पास है, क्या वो डेमोक्रेटिक है? क्या ऐसा जरूरी है? आई बात समझ में नहीं आई? तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पहली बात तो बिल्कुल सही है कि लोकतांत्रिक देशों में संविधान होने की संभावना है, बिल्कुल सही, लेकिन संविधान जिन देशों के पास है वह आवश्यक रूप से लोकतांत्रिक हो, ऐसा तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड
आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब एक और हमें पॉइंट समझना है, तीसरा जो है कि संविधान जो है पॉलिटिकल व्यवस्था तय कर रहा है, एक देश के लिए, कम्युनिटी के लिए क्या जो व्यवस्थाएं हैं उसको तय कर रहा है, सोसाइटी के क्या बेसिक, क्या कॉन्स्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स होंगे उसको तय कर रहा है। लेकिन एक और जो इसकी कि क्यों आखिर हमें संविधान की जरूरत है, तो हमें खुद को खुद से बचाने के लिए। अब ये क्या तरीका हुआ, ये कैसा सेंटेंस हुआ कि हमें खुद को खुद से बचाने के लिए जरूरत है। सो इसका थर्ड जो सिग्निफिकेंट रीजन है, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। ठीक है, टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स, खुद को खुद से बचाने के लिए हमें संविधान चाहिए। अब देखो ये कैसी बात हो गई, अभी समझते हैं इसको। वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इसमें जो हमारा थर्ड जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, वह क्या है, टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। खुद को खुद से बचाए रखना ये बहुत जरूरी है। आप पाकिस्तान के मुद्दे पे भड़क जाते हैं, हम भड़क जाते हैं, सब भड़क जाते हैं। ठीक है, इसमें लोग बोलते हैं कि अरे इन पे तो सीधा ये कर दो वो कर दो ना। आप बहुत ज्यादा एक तरफा वन साइडेड होकर सोच लेते हैं। ऐसा होता है? नहीं होता है, होता है ना। होता है कि हम एक उन्माद में बह जाते हैं। उन्माद का मतलब होता है कि जोश जोश में ऐसी चीजें कर देना, हो सकता है बाद में आपको लगे कि अरे ये तो मैंने खुद अपने लिए ही गलत कर लिया। ऐसा होता है? नहीं होता है। आपने जोश जोश में डिसीजन ले लिया, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, 7 साल बाद घर लौट गए, 5 साल बाद घर लौट गए, कुछ नहीं किया, कुछ फिर तो लाइफ को, क्योंकि दिमाग से आईएएस बन चुके थे कि भाई मैं कलेक्टर हूं, उसके बाद कुछ कर ही नहीं पाए, फिर ऐसा लगा कि अब तो कहीं के नहीं रहे। एक ऐसा उन्माद, जैसे आप देखें कि भाई एक उन्मादी हाथी नहीं होता है कि पूरे शहर को तबाह रखने की जो क्षमता रखता है, एक ऐसा उन्माद जब आप में आ जाए, चाहे खुशी का उन्माद हो, दुख जोश का उन्माद हो, तो इससे क्या हुआ बच्चों कि आप देखते हैं कि जोश जोश में आप कभी ऐसे डिसीजन भी ले लेते हो जो कि शायद सस्टेनेबल नहीं है, जो कि शायद सही नहीं है। जो जोश में मान लो घर छोड़ के चले गए एक उन्माद में, क्या वो सही था? तो यहां पर क्या है, टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। एक सोसाइटी में आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों? इसीलिए है, इसीलिए। ठीक है, अब देखो एक हम समझते हैं कि किसी भी मुद्दे पर जब आप बहुत तीखे ढंग से सोच लेते हो, एकदम ना आपको मध्य रास्ता नहीं अपनाना, एकदम या तो बस मर जाएंगे या मार डालेंगे, वो वाली कंडीशन जब आप सोचोगे, तो क्या ऐसे रूल्स बनाना एक सोसाइटी के लिए कितना सस्टेनेबल है? गांधी जी ने कहा था कि आंख के बदले आंख जो है वह सारे समाज को अंधा कर देगी, है ना। तो इस तरह की नीतियां नहीं अपनानी चाहिए हमें। तो यहां पर क्या है बच्चों कि जब आप मान लो किसी एक मुद्दे पर बहुत ज्यादा तीखे ढंग से सोच लो, आप उसको फील कर लो बहुत स्ट्रांगली। अब देखो क्या फील हो रहा है स्ट्रांगली, मुझे तो ये फील हो रहा है कि आपको बेसिक समझ में आना चाहिए और आपको करंट अफेयर से जोड़ के जो मैं समझा रही हूँ, लास्टली की क्लास आपको पसंद आनी चाहिए, मैं ऐसी कोशिश कर रही हूँ, ये है ना, ये मैं फील स्ट्रांगली। तो यहां पर क्या है बच्चों कि आप देखते हैं कि जब आप नेगेटिवली कभी इस तरह की कोई चीज पकड़ ले और आप सोचो कि जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो पार्टी पॉलिटिक्स है ना, क्या आपने स्ट्रांग फील कर लिया बच्चों कि आपकी जो दलगत ये राजनीति हो रही है ना, आप परेशान हो गए हर एक दल से, हर एक पार्टी से कि इसमें केवल करप्शन है। पार्टी पॉलिटिक्स जो दलगत राजनीति थी, टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए लिख दे रही हूं बच्चों, आप इससे परेशान हो गए। ठीक है, कोई से ना, ओके ओके।
बच्चों, पार्टी पॉलिटिक्स के बाद आपने क्या सोचा कि ये जो है इसका वर्स्ट रूप मेरे सामने आ रहा है, सबसे ज्यादा अब तक का जो विकृत रूप है, एकदम वर्स्ट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है राजनीति। इतना ज्यादा करप्शन है, इतना ज्यादा भाई भतीजावाद है कि ये किसी और के लिए सोच ही नहीं रहे, सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। ये हो गया अब आपके दिमाग में। अब आपने क्या सोचा, इससे अच्छा तो कोई एक तानाशाह होता, कोई एक डिक्टेटर होता ना, डिक्टेटरशिप अलाउ कर दो, तानाशाही व्यवस्था ला दो, इससे अच्छा तो, है ना, पाकिस्तान को बम से उड़ा दो। ऐसी ऐसी बातें जब आप सोचते हो ना, अरे कोई ऐसा आ जाए, वो ऐसा डिसीजन ले ले। जब स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान में, सब बहुत खुशी है, वाह वाह, अरे अरे बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया हो। तो बच्चों, ये सारी चीजें क्या है कि आप एक स्ट्रांगली फील कर रहे थे कि अरे हमारे सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती है, हम उससे उभर नहीं पा रहे, इसलिए हमें कोई ऐसा नेता चाहिए, हमें कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल यूनिट हो, मिलिट्री यूनिट हो, जो कि हमारे लिए ऐसे स्ट्रांग डिसीजन ले सके, जो आपके उन्माद को, है ना, आपके जो विम्स होते हैं उसको फुलफिल कर सके। तो यहां पर क्या हुआ कि तानाशाही व्यवस्था ले आओ। तानाशाही व्यवस्था कितने समय के लिए ठीक हो गई? कहते हैं जब हम आगे पढ़ेंगे ना विश्व की राजनीति, उसमें हम हिटलर को पढ़ेंगे बच्चों, और हम देखेंगे कि हिटलर जो है वह क्रांति करने वाला भी था, क्रांति पुत्र भी था, और क्रांति हत्या भी था। उसने क्या किया, जैसे कि रेवोल्यूशन शुरू भी किया और रेवोल्यूशन को मार भी डाला उसने खुद, क्योंकि आगे जाकर वो भी उसी रास्ते पर चला गया जिस रास्ते से उसने बाकी लोगों को बचाया था, वो उसी रास्ते पर चला गया। तो यहां पर क्या है कि तानाशाही व्यवस्था कब तक के लिए सही होगी? हो सकता है कुछ समय के लिए हो, लेकिन ये सारे हितों को आगे जाकर क्या कर देगी बच्चों? तहस नहस कर देगी। ठीक है, आगे जाकर ये जो डिक्टेटरशिप जो है वह सभी के अगेंस्ट जा सकता है, व्यापक हितों को नुकसान हो सकता है। अगेंस्ट लार्जर इंटरेस्ट, व्यापक हितों को नुकसान होगा। अब क्या करोगे फिर बाद में सोचोगे नहीं नहीं पहले की व्यवस्था ठीक थी, मैं तो ये सोच रहा था, ये सोच रही थी, इसलिए मैंने ऐसे डिसीजन ले लिया। तो ऐसे थोड़ी होता है फिर। तो इसलिए क्या है कि संविधान ने ऑलरेडी खुद को इतना स्ट्रांग बना रखा है कि इस तरह के आपके जो विम्स हैं, जो उन्माद है, वो उसको प्रभावित ना करे, है ना। तो इस तरह के उन्माद से बचाना, इस तरह के विम्स से बचाना, क्या काम हो गया संविधान का? उन्माद से बचाना, है ना। आपका ये जो जोश जोश में कर बैठे थे उससे बचाना, इस तरह के जो विम्स थे, तो खुद को खुद से बचाना हो गया प्रूफ। सो अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो विम्स है, ठीक है, ये हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम। आप चेंज नहीं कर पाओगे बेसिक स्ट्रक्चर को, आपके इस तरह के उन्माद, क्योंकि हमने जो व्यवस्थाएं तय कर रखी है, एक अच्छा संविधान वही होता है जो खुद को भी बचा ले, क्योंकि उसको पता है कि जो लोग जोश में सोच रहे हैं वो सही नहीं है। और अगर उन्माद, ऐसे तो हो सकता है कि भाई 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से कुछ लोग कभी सोच ले फिर 10-20 करोड़ लोग कि नहीं ऐसा नहीं, हमें जो है, हमें तो राजतंत्र चाहिए, मैं राजा बनूंगा। तो क्या वो व्यवस्था सही है? तो यहां पर बच्चों संविधान ने बेसिक स्ट्रक्चर जो है वह तय कर दिया कि आप इसको बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाओगे। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम व्यवस्था जो है, संसदीय शासन व्यवस्था, उसको अपना लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया संविधान का एक और, कि हमें क्यों जरूरत होती है संविधान को, बिकॉज ऑफ टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। क्लियर हुआ? चलो अब 3-4 हम क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी में इसमें दिया हुआ है, थोड़ा शॉर्ट है, आगे हम संविधान सभा और इसके बारे में। अच्छा, मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, आपके पास जो भी, क्योंकि उसमें फैक्चुअल्स है, फैक्चुअल जो मैटर है वो ज्यादा है, सो ये आपका होमवर्क है कि संविधान सभा के बारे में। होमवर्क सबसे पहले लिख दूं, इस पे लिख दे रही ना, याद रहेगा आपको। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के बारे में सब कुछ पढ़ना है, कहीं से भी मिले। इसके सारे क्वेश्चंस करोगे, कितने बच्चे करेंगे कल बताना, ठीक है। संविधान सभा के बारे में पूरा डिटेल और साथ में एमसीक्यू भी सब तैयार करोगे, पूरा याद करोगे, एकदम रट्टा मारोगे कल की क्लास में आने के पहले।
तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ 2 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कि इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम ऑफ फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। अच्छा, मैं यहाँ पे 2-3 स्टार लगा दूं, आप समझ गए होंगे ना क्यों लगाया मैम ने। यूपीएससी ने पूछा था कि हमारी जो संविधान सभा है वह किस कमीशन के आधार पर उसका जो गठन, जो फॉर्मुलेशन है वह किया गया था। किप्स मिशन है, बेविल प्लान है, कैबिनेट मिशन है। आंसर क्या था? कैबिनेट मिशन, है ना। The Constituent Assembly passed all the provision of the Constitution only after debating every provision. संविधान सभा ने हर प्रावधान पर बहस के बाद ही संविधान के सभी प्रावधानों को पारित किया। All members were elected directly by the member of the Provincial Legislative Assembly. सभी सदस्य जो हैं वे प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। अच्छा, ये देखो बच्चों कि जब हम कैबिनेट मिशन की बात करेंगे, आप सभी को पता होगा कि ये कब आया और क्यों आया, ठीक है। फैक्चुअल है, आप खुद पढ़ लेना। 1946 में आया और इसके जो है वह 3 मेंबर्स थे। कौन कौन था इसमें, ये भी बात आपको याद रखनी है। आगे देखो बच्चों कि इसके द्वारा जो स्कीम दी गई थी ना संविधान सभा का, उसमें ये कहा गया था कि ऐसा करो कि जो टोटल सीट है ना, लगभग हम रख लेते कितनी, 389। तो यहां पर कहा गया कि 389 जो है वह टोटल मेंबर्स होंगे। इसके बाद ये कहा गया, इसमें और डिवाइड कर दिया। इसमें कहा कि जो 93 सीट है वो हम देशी राज्यों को देंगे। देशी राज्य जो किसी न किसी राजा के द्वारा चलाए जा रहे थे, मतलब प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश प्रांत नहीं थे बच्चों, ठीक है। तो 93 सीटें किसको थी? जो देशी रियासत थे। उसके बाद बच्चों जो प्रांत थे, है ना, जो कि ब्रिटिश प्रांत थे, सीधे ब्रिटिश के द्वारा शासित थे, 292। कहीं कहीं आपको 293 भी मिलता है। तो यहाँ पर बच्चों 292 जो सीट है, और लगभग ऐसी व्यवस्था की गई ना कि 10 लाख जो पॉपुलेशन है इस पर 1 सीट आ जाए, है ना। जो ये भी यूपीएससी क्वेश्चन इसको पूछा है, अब ये फैक्ट। तो पॉपुलेशन पर ऐसे डिवाइड किया कि जनसंख्या लगभग 10 लाख जनसंख्या पर, ठीक है, जो 1 सीट है वह मिल सके। तो लार्ज जो पैथिक लॉरेंस है, स्टैफर्ड क्रिप्स है, ठीक है, अलेक्जेंडर है, ये इसके मेंबर्स थे। इनके द्वारा इस तरह का जो फॉर्मुलेशन है वह दिया गया। 3 कम्युनिटीज जो स्पेशली थी उस वक्त, उनमें उनके बीच में सामान्य, मुस्लिम और सिख, है ना, इन तीनों के बीच में सीटों का जो डिवाइडेशन कम्युनिटीज है वह किया गया। अच्छा, अगर ये पूछे कि जो महिला सदस्य वह कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, सो टोटल 12 महिलाएं थी। कुछ बातें हो गई। सेकंड और थर्ड गलत है। मैंने आपसे यहाँ पर बच्चों, अगर आपने, आधे बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा ना, ये आपके लिए ही लिखा था इनकरेक्ट। सो ये सेकंड और थर्ड जो है वह इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं पूछा था। करेक्ट पहला बिल्कुल सही है। सेकंड थर्ड इसलिए करेक्ट इनकरेक्ट है बच्चों क्योंकि हर एक चीज पर बहस होना जो कि जरूरी, इतनी जल्दबाजी में सारी चीजें होती है ना, हुई थी कि भाई अंग्रेज जो है वह चले जाए और हमारा जो देश है, हमें बहुत जरूरी था कि जल्दी से हमें संविधान हमारा नया मिल जाए, हम चीजों को जल्दी से जो है वह काम कर सके, अपनी गवर्नमेंट को रन कर सके। तो इसके लिए क्या था बच्चों कि हमने कुछ जो प्रावधान थे, हर प्रावधान पर बहस नहीं हुई, हर प्रावधान पर जो बहस है वह नहीं हुई, है ना। जैसे कि हम कहें कि आपका जो यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, उस पर बहस हुई। अब आप सोचो कि हर एक मुद्दा जो 1935 से जो हमने मुद्दे उठाए, 1935 का आपका जो एक्ट था, तो कुछ तो चीजें हमने ऐसे ही शामिल कर ली। कहते हैं कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ा जो हिस्सा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वह, एक बड़ा हिस्सा कहते हैं, सबसे बड़ा हिस्सा नहीं कहते हैं। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसमें उसके जो प्रोविजंस थे उसको हमने एज इट इज अपनाया। जैसे कि 3 सूचियां, संघ सूची, समवर्ती सूची, और भी बहुत सारे प्रोविजन थे, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, ये सारे प्रोविजन। तो कहते हैं 1935 का जो एक्ट था उसका 70-75% पार्ट एज इट इज उठा के संविधान में रख दिया था, ये कहा जाता है, ठीक है। सब मुद्दों पर बहस नहीं हुई थी। अब देखो ये क्यों गलत है, सभी मेंबर्स को डायरेक्टली नहीं, भाई जो देशी राज्य थे ना, इनसे कहा गया था कि आप नामित कर दो किसी को। तो यहाँ पर ये प्रांतीय विधानसभाओं के अगर हम सदस्यों की बात करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट था। इसमें ये प्रोविजन जो है वह गलत था कि भाई अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना कि ये तो गलत ही है। आया ये समझ में क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखो जो मैंने अब तक आपको पढ़ाई ये सार है, ये सार है। अब अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाए ना तो समझ जाना कि आपने इतने जो ये क्लास सुनी है लगभग 1 घंटे की, बेकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। एक लोकतांत्रिक देश में संविधान का उद्देश्य है क्या आखिर?
क्यों हम अपनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को? फोर्थ स्टेटमेंट है, फर्स्ट आपसे कहता है यह कुछ आदर्शों को निर्धारित करता है जो देश के प्रकार का या आकार प्रकार का आधार बनते हैं, ठीक है। इट ले आउट सर्टेन आइडियल दैट फॉर्म ऑफ द बेसिक ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री। इट डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। यह किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रकृति है उसको परिभाषित करता है। यह उनकी सनक के अनुसार मतलब बहुमत के शासन की वकालत करता है, बहुमत के शासन की वकालत करता है ना। यही तो पढ़ा हमने, शायद यही पढ़ा। एडवोकेट द रूल ऑफ डोमिनेंट मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू देयर विम्स। विम्स उन्माद के अनुसार चलना था आपको, या फिर उन्माद को रोकना संविधान का काम था? डेफिनेटली। अरे जैसे ही पढ़ो वैसे ही तुरंत खारिज करो। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है बच्चों जो आपको समझ नहीं आती ना, उसको आपको पढ़ना और समझना पड़ता है। ऑलरेडी आप पहले इतना पढ़ो समझ चुके हैं कि आपको पता है कि विम्स के अकॉर्डिंगली, चूंकि हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें चेंजेस ना कर सके, इसके लिए बेसिक जो स्ट्रक्चर है संविधान का, है ना, क्या है? टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स, खुद को खुद से बचाए रखना, यह भी संविधान का एक उद्देश्य है। सो एडवोकेट नहीं करेगा, डिनाई करेगा कि जो डोमिनेंट जो कम्युनिटीज है, वह पावरलेस जो कम्युनिटी है उस पर किसी भी तरह से अपनी जो टिरनी है, जो निरंकुशता है, वह ना बना पाए। इंटर कम्युनिटी और इंटर कम्युनिटी जो दबदबा है वो ना हो सके, इस चीज को रोकने का काम था कॉन्स्टिट्यूशन का। ये तो भाई प्रूफ है ऑलरेडी। क्या हुआ इसका आंसर? क्या पूछा, क्या है? डेमोक्रेटिक सेटअप, सिलेक्ट द आंसर। चलो गलत नहीं पूछा, सही बता देते हैं, ठीक है। तीसरा हटा दो, 1 2 4 सही है, फर्स्ट भी सही है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखो मैं फीचर्स की बहुत ज्यादा विस्तार से बात आपसे कल नेक्स्ट क्लास में करूंगी जब हम धर्मनिरपेक्षता को समझेंगे। फिलहाल इसको देखो, सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट मतलब संसद की संप्रभुता। पार्लियामेंट तो समझ में आ गया होगा बच्चों, संप्रभुता। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ द पावर, शक्तियों का कठोर पृथक्करण। अब आपको बताना है कि इंडिया में क्या फॉलो है, हमने क्या फॉलो किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा ये बताओ, इसके पहले भी आप इतना तो बच्चों बेसिक में भी मैंने आपको सिखा दिया कि जब हम सोवरेनिटी की बात करेंगे कि हमारे यहाँ किस चीज की संप्रभुता है, कई बार आपको कह चुकी हूं। अगर अभी भी याद नहीं आ रहा फिर से सुन लो। संविधान की सर्वोच्चता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट की नहीं है। कल ही मैंने ये कहा था कि ब्रिटिश संसद जो है, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से अपनाया? ब्रिटिश से। ब्रिटिश जो संसद है वो इतनी पावरफुल है कि एक मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बताने के अलावा सब कुछ कर सकती है। लेकिन हमने इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया, लेकिन हमने इस कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाया, है ना। हमने क्या किया कि हमारे संसद की संप्रभुता नहीं है, उसके पीछे कारण है। देखो उसके पीछे बच्चों कारण आखिर है क्या क्या, इस चीज को समझो थोड़ा सा। कि देखो जब फर्स्ट हम देखेंगे, ब्रिटिश की बात कर लो, ब्रिटेन की बात कर लो, तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट की जो सोवरेनिटी है वह है, संसद की संप्रभुता है, ठीक है। लेकिन जब हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में नहीं है। इंडिया में क्यों नहीं है संप्रभुता? क्योंकि हमारे यहां जुडिशियल रिव्यू है। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि ऐसे कौन से प्रोविजन है, ध्यान से सुनो, ऐसे कौन से प्रोविजन है, गारंटी देती हूँ एक बार आप क्लास को ठीक से देखो, जो चीजें कह रही वो याद करो, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता आपका पॉलिटी का, मैं गारंटी देती हूँ इस बात की बच्चों। इंडिया की जब हम बात करेंगे, अगर क्वेश्चन आया कि आखिर क्यों भारत में संसद की संप्रभुता नहीं है, या ऐसे कौन से प्रोविजन है जो संसद की संप्रभुता को रोकते हैं। जुडिशियल रिव्यू, अगर जुडिशरी ने जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है कि फिर से पुनरावलोकन कर दिया कि भाई जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव ने ये जो काम किया, जो रूल बनाया वो सही नहीं है, तो फिर क्या हो गया? तो फिर कहाँ पार्लियामेंट की सोवरेनिटी रही? कटने गया, उसकी बात तो कट गई ना। तो एक पहला प्रोविजन। सेकंड प्रोविजन क्या है बच्चों? हमारे यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, रिटन लॉ है कि भाई पार्लियामेंट की ये लिमिटेशंस होंगी कि पार्लियामेंट जो है वह लॉ के बियॉन्ड जाकर काम नहीं कर सकती। तो रिटन लॉ ने भी तो रोक दिया ना पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को। अब ये
दोनों चीजें देखो, ब्रिटेन में ना ही जुडिशियल रिव्यू है, ब्रिटेन, अब देखो यहाँ से आपको जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ना, ब्रिटेन अमेरिका, अमेरिका इंडिया, इंडिया अमेरिका, है ना, तो ये सारी चीजें, ये यहाँ से क्वेश्चंस खूब आते हैं। तो ब्रिटेन में जो है अनरिटन है, याद रखना, ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वह अनरिटन है, मतलब एक बुक में कंपाइल नहीं किया हुआ है, एक जो ना हम ये कहते हैं कि एकदम साथ, मतलब लिखा हुआ नहीं है सब कुछ साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, अनरिटन है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट की सोवर्निटी चल जाती है, हमारे यहाँ नहीं चलती क्योंकि हमारे लिखित संविधान है। थर्ड है इसमें फंडामेंटल राइट। जब फंडामेंटल राइट है, डू नॉट क्रॉस की लाइन है, आपको क्रॉस नहीं करने दे रही है इस लाइन को, आप कैसे वो लॉ मेकिंग करोगे, तो रोक दिया ना पार्लियामेंट की सॉवर्निटी को। एंड बच्चों चौथा है इसमें फेडरलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, मैं 5 स्टार दे देती हूं इसको। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन, हर एक की से क्वेश्चन आता है बच्चों, हर एक की से क्वेश्चन। तो जब हम फेडरलिज्म की बात करेंगे, फेडरलिज्म का मतलब क्या जाना था हमने अभी, एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना। अगर अलग अलग स्तर पर सरकारें हैं, संविधान है जिसमें लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट, क्या आपको ये लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट स्वतंत्र है या फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है? ये सोचने वाली बात है, सोचिएगा एक बार, ठीक है। तो अगर फेडरलिज्म है बच्चों, एक से अधिक स्तर की सरकार है, तब भी पार्लियामेंट की सोवर्निटी नहीं चलेगी। तो पहला तो जो है वह गलत हो गया कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसी के अंतर्गत सब होगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, संघवाद तो हमने सुना था, ठीक है, सहकारी संघवाद की बात करते हैं तो ये क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखो बच्चों, इसकी जब हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि जो सहकारी संघवाद है, नीति आयोग किस उद्देश्य, मतलब नीति आयोग किस पर काम कर रहा है, सहकारी संघवाद, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, सहकारी संघवाद की जब हम बात करते हैं, इसे मार्बल केक फेडरलिज्म भी कहा जाता है सहकारी संघवाद को। और आपको पता है कि फेडरलिज्म में सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, है ना, इनके बीच में सब्जेक्ट एंड अधिकारों का विभाजन है। साथ ही कोऑपरेटिव का मतलब क्या हुआ कि ये एक किसी प्रॉब्लम पर, किसी एक इशू पर सब साथ में मिलकर कलेक्टिवली एंड कोऑर्डिनेशन के साथ जो काम है वह करेंगे, ये सहकारी संघवाद है, ठीक है। किसी एक प्रॉब्लम के लिए सब इंटरेक्ट करेंगे कलेक्टिवली एंड कोऑपरेटिवली, तो ये है सहकारी संघवाद, बिल्कुल है, हमारे यहाँ है, ये सही है। देन हम देखेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये नहीं है क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ये गलत है क्योंकि हमारे यहाँ कठोर जो पृथक्करण है वह नहीं है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा आंसर जो है, मेन फीचर्स जो है हमारे क्या हो गए, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास में हमने किस किस चीज को समझा, बहुत इंपॉर्टेंट थी आज की क्लास। देखो, मैंने ना आपको जानबूझकर की फीचर्स जो है वह सारे आज डिस्क्राइब नहीं किए क्योंकि इनको समझने के लिए हम कल तैयार होंगे, है ना। तो क्योंकि बच्चा, आप सभी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि शुरुआत कर रहे हैं, तो इसके लिए ये जो है बच्चों वह हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, कल करेंगे, धर्मनिरपेक्षता के साथ इसको कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हमने बात की कि क्या इंपॉर्टेंस है संविधान की मुख्य विशेषताएं, ठीक है, और क्यों हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है, क्योंकि फंडामेंटल नेचर जो है सोसाइटी का वह तय होगा, हमने ऐसे रूल्स बनाए हैं। क्यों हमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में एक रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है। डोमिनेंट कोई ग्रुप है वह लेस पावरफुल ग्रुप पर अपना दबदबा ना बनाए, अपनी जो निरंकुशता, जो ट्रेनी है वह ना क्रिएट कर ले, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को हमने देखा। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल की क्लास में जो बात है हम वह करेंगे। होमवर्क मैंने आपको दिया है संविधान सभा का। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। तो जो भी बच्चे न्यू हैं यूपीएससी वाला चैनल पर, बच्चों वह सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब चैनल पर, एंड हम मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।